का ये खास एपिसोड देख रहे हैं आप। अब आपके साथ मैं हूं सारिका। तो जिस खेत से ढाका को मैसर नहीं है रोजी, उस खेत के हर खोशाएं गुंदुम को जला दो। 50 से 60 साल पहले अल्लामा इकबाल ने ये शेर लिखा था, लेकिन उनके अल्फाज आज के इस दौर में भी मौजूद हैं। हिंदुस्तान का अन्नदाता बेबस है, गुस्से में है। जो हालात हैं उसमें किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह गया है। खेती घाटे का सौदा बन चुकी है, लागत बढ़ती जा रही है, आय में लगातार कमी आ रही है। किसानों के लिए रोजी रोटी का जुगाड़ तक मुश्किल हो गया है और हालात ये है कि हर 41 मिनट में एक किसान अपनी जान दे रहा है, चाहे वो आत्महत्या कर ले या फिर गोली से मरे। लगता है जब तक मरता नहीं है किसान, उसकी कोई सुनता नहीं है। देश के किसान सड़क पर उतर चुके हैं। क्यों ऐसे हालात पैदा हुए हैं? इंडिया बोले कि इस खास पेशकश में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी है। विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी नेता है हमारे साथ, उसके अलावा पीएल पुनिया है हमारे साथ, कांग्रेस नेता, राजीव रंजन जेडीयू नेता, कृष्णवीर चौधरी कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, डॉक्टर जेएस यादव एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट भी हमारे साथ हैं, और वीरपाल चौधरी किसान नेता। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे साथ जनता जनार्दन है और किसान हैं। पब्लिक में जो जनता हमारे साथ बैठी है उसमें ज्यादातर किसान हैं। क्या कहते हैं, क्यों गुस्से में हैं किसान, इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। एमपी के मंदसौर में किसानों का गुस्सा इतना भड़का कि गोलियां चल गई। ये उस राज्य के हालात हैं जिसकी कृषि विकास में मिसाल दी जाती है। मध्य प्रदेश में 2005-2006 से लेकर 2014-2015 तक कृषि विकास दर 9.7% रही। मध्य प्रदेश में अगर किसान परेशान है तो दूसरे राज्यों के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। किसान परेशान हैं और सड़क पर उतर चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें, आमतौर पर महाराष्ट्र में ऐसे आंदोलन विदर्भ या मराठवाड़ा में होते हैं, लेकिन इस बार इसकी शुरुआत नासिक और पश्चिमी महाराष्ट्र के तुलनात्मक रूप से अमीर जिलों से हुई है। यहाँ सड़क पर सब्जियां फेंकते और दूध बहाते किसानों की तस्वीरें सुर्खियां बटोरती रही। जानकारों का कहना है कि खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है, लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन आय में कमी आई है। ज्यादातर संगठनों की मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, किसानों का कर्ज माफ किया जाए, किसानों को उचित समर्थन मूल्य दिया जाए, मंडी का रेट निर्धारण हो, किसानों को पेंशन दी जाए। किसान परेशान हैं। क्या अन्नदाता की पुकार सुनेगी सरकार? पीएम खुद अन्नदाता सुखी भवो की बात करते रहे हैं, लेकिन क्या किसानों की समस्या दूर करने के लिए बड़े कदम उठाएगी सरकार? टीम न्यूज नेशन। तो सवाल उठता है कि क्या ये देश है मरते हुए किसानों का? क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था ये देश है वीर जवानों का, लेकिन हालात कुछ और ही हो गए हैं, कहानी कुछ और ही बदल गई है। क्योंकि जंग से छिड़ी है मध्य प्रदेश में, और जंग की जो चिंगारी वहां से निकली है वो आग बनकर पूरे देश में और तमाम राज्यों में फैलती जा रही है। तमाम सवालात हमारे सामने हैं, लेकिन सबसे पहले बीजेपी नेता जो हमारे साथ है विजय सोनकर शास्त्री, उनसे ये सवाल। ऐसा क्यों है विजय सोनकर शास्त्री जी? राहुल गांधी कहते हैं कि आपकी सरकार किसानों को गोली देती है। शारिका जी, सबसे पहले तो मैं ये बतलाना चाहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ जी। दूसरी बात ये कि ये जो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, उनके किन किन बातों पर आप विश्वास करेंगे? आज अगर मान लीजिए आपके ही तरफ से कि कांग्रेस इस समय देश में किसान आंदोलन चल रहा है, तो ऐसे आंदोलन के समय राहुल गांधी कहाँ गायब हैं? ननिहाल गए हुए। रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। हालांकि इसका संबंध उनके ननिहाल से है, इसलिए मैं नहीं इस पर कोई बहुत विशेष टिप्पणी करना चाहूँगा। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया भी हमारे साथ हैं, उनसे इनका जवाब लेते हैं। पीएल पुनिया साहब, क्या ये जो जमीन है किसानों की जिसको लेकर ये सारा हंगामा हो रहा है, आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं? और ऐसा लग रहा है जैसे किसानों के मरने का इंतजार हो रहा था अपनी राजनीति चमकाने का, क्योंकि राहुल गांधी इससे पहले तो किसानों का हालचाल जानने नहीं गए और उसके बाद किसानों का हालचाल जानने गए हैं। क्या कांग्रेस शासित जितने राज्य उसमें हाल ठीक है किसानों के? देखिए सारिका जी, किसानों ने आंदोलन शुरू किया और वो आंदोलन मुख्यतः जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन के दौरान में वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए कहा कि आप ही ने वादे किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वादे किए हैं, उनको पूरा किया जाए। और ये सही बात नहीं है कि राहुल गांधी जी लोगों के, किसानों के मरने का इंतजार कर रहे थे। ये बात सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही किसानों के लिए
हमदर्दी में अपने आंदोलन को शुरू किए हुए थे। और आज स्थिति ये है कि सरकार, अब राहुल गांधी जी जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, जब वहां के मुख्यमंत्री जिनकी जिम्मेवारी है उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए वो अनशन पे बैठते हैं। वो अनशन किस लिए बैठे और अनशन खत्म किस लिए किया, ये आज तक समझ में नहीं आता। सीधी सीधी बात है कि हमको हमारा कर्ज माफ किया जाए। आपने ठीक कहा कि 20% आपने करने के लिए किया, उनका विकास दर होता है, हम आपके पास लौटेंगे। वीरपाल जी, ये कहा जा रहा है कि किसका आंदोलन है, ये किसका आंदोलन है? क्या वाकई किसी ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया है या इस आंदोलन के पीछे कोई और शक्तियां हैं? नहीं, अभी कह रहे हैं पूनिया जी के किसान जो है पूरे हिंदुस्तान में एक हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान में किसान एक होते तो मध्य प्रदेश की ये घटना ना घटती। किसान पूरे हिंदुस्तान में एक नहीं है। किसानों के बीच में हर एक पार्टी, मैं किसी एक पार्टी से संबंधित नहीं, हर एक पार्टी जो है अपनी तरफ से किसानों के फर्जी संगठन बनाए हुए हैं। उनके साथ में ही पार्टी के लोग वार्ता करते हैं, सरकारें उनके साथ में वार्ता करके जो है किसानों की बातों को निपटाती है। और कहते हैं कि कल 9 मांग मान ली गई थी। 9 मांग अगर मान ली जाती, उन किसानों की को अगर पता होता वास्तव में जो आंदोलन कर रहे थे, जो वास्तव में पीड़ित थे, उन लोगों से कोई बात नहीं हुई। किसानों के फर्जी संगठन, वे लोग जिन्होंने खेती में कभी काम करके नहीं देखा, उन लोगों के साथ में किसानों की प्रतिनिधित्व के रूप में बात करके कि सरकार अगर ये कहती है कि 9 मांगे मान ली गई थी, उसके बाद जो है कांग्रेस ने संगठन उसको हाईजैक कर लिया। मैं कहता हूं कि इनके फर्जी संगठन थे, चाहे वो कांग्रेस का संगठन चाहे बीजेपी का हो, उनके द्वारा उकसाया गया और किसानों को बलि का बकरा बनाया गया। कोई अपनी जमीन को तलाश कर रहा है और कोई जमीन बचाने की कोशिश कर रहा है। ये खेल खेला जा रहा है। राजीव रंजन जी, क्या ये त्रासदी पर्यटन नहीं हो रहा है जिस तरह से कहा जा रहा है? क्योंकि 1947 से लेकर अब तक तमाम सरकारें बनी हैं, किसानों को वोट बैंक की तरह तमाम सरकारों ने इस्तेमाल किया, उन्हें बहलाया फुसलाया, किया कुछ नहीं। और जब ऐसी कुछ घटना होती है तो वहां त्रासदी पर्यटन होने लगता है। जब आपने 1947 का जिक्र किया तो नेशनल जीडीपी में 50% एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था और आज वो घट करके 14% हुआ। और जो मंदसौर में हुआ, ये देखिए एक ऐसी घटना जिसको पहले सरकार ने कहा कि यहाँ फायरिंग, पुलिस फायरिंग नहीं हुई है, बाद में जब वो उन्हें साक्ष्य उपलब्ध कराए गए, उन्होंने कुबूला और जांच की बात की। हमारा ये मानना है कि जो कुछ भी पूरे देश में जो आज हालात, कहानियां बहुत हो चुकी हैं राजीव रंजन जी, आप सीरियस बातें करिए। जिसने आज देश को विवश किया है कि उनकी त्रासदी पर पूरा देश विचार करे। विजय सोनकर शास्त्री जी, बहस की मर्यादा, किसानों का बलिदान किसने लिया, जरा इस पर तो चर्चा करिए। कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। किसानों का बलिदान किसने लिया? मुझे अपनी बात रखने दीजिए, मैं उसी पर बात कर रहा हूं। अभी तक आपको लग रहा है मैंने जो कहा है किसानों के बारे में कहा, एक शब्द भी किसान के बारे में कर रहे हैं जो बातें, मुझे आपके निर्देश की अपेक्षा नहीं है। सारी चीजें सामने आ चुकी पहले मुझे अपनी बात करने दीजिए। विजय सोनकर शास्त्री जी, मैं उस अंदाज में बहस नहीं कर सकता हूं। विजय सोनकर शास्त्री जी, देखिए, ये सबसे पहली बात है कि जो किसानों से एमएसपी का वायदा था, आपने कहा था कि जो फसल का लागत मूल्य होगा उस पर 50% मुनाफा जोड़कर, जो घोषणा पत्र के 26वें पृष्ठ पर, आपके घोषणा पत्र में, हिंदी के घोषणा पत्र को खोल लीजिए और एमएसपी के वायदे को आप, चलिए वायदे तो सारे करते हैं, वायदे पूरे कितने होते हैं? अगर आज से आजादी के बाद से अब तक वादे पूरे होते तो शायद किसानों की यह हालत नहीं होती, शायद आत्महत्या नहीं करना पड़ता किसानों को। लेकिन जयेश यादव जी, आज जिस तरह से कृषि प्रधान देश हम कहते हैं, यहाँ पर तमाम किसान हैं, कृषि आधारित इकोनॉमी हम कहते हैं, लेकिन क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि किसानों को लेकर एक कारगर नीति, कृषि नीति अब तक नहीं बनी है? सच्चाई ये है कि लगभग आप 20 साल में देखें तो ये घोषणाओं का ही विभाग रह गया है। कोई स्कीम देखें, कोई प्रोग्राम देखें, एक्चुअल में मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद किसान की अंदर की बात, दुख समझने वाले शायद ऊपर नहीं बैठे। जैसे छोटी छोटी बातों की बात करूँ, अभी मैं कहते हैं भाई हमारा क्रॉप लोन 12-12.5 लाख करोड़ है। ओके, कौन सा क्रॉप लोन है भाई? वो रोटेशनल है। कहते हैं हमने 15 लाख करोड़ रुपए का
लोन दे दिया। लोन कहाँ है, वो तो कैश क्रेडिट नहीं आता है सारिका जी। आप अगर 3 महीने में वापस रिकॉर्ड उठा करके देखें तो 3 सालों में यही हो रहा है। 3 सालों में किसानों के लिए क्या कुछ नहीं किया गया है। हिंदुस्तान के बजट के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए प्रोविजन के युक्त ऐसा बजट दिया गया है। किसानों के समस्याओं को लेकर के बजट पेश किया गया है। Anyway, मैं किसानों के लिए माफी चाहूंगा, मुझे नहीं पता बीच में कौन बोल रहे हैं। खाली बोलने से सुधार नहीं होता कि वर्तमान आंकड़े इकट्ठे करने से सुधार नहीं रिपोर्ट होता। लागू की गई है क्या स्वामीनाथन कमीशन की? मैं किसान हूँ, प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। बारे में क्या? मैं कल ही अपने खेत से आया हूँ, किसान गिड़गिड़ाता है नहीं होता। बोलने वालों के जरा आंकड़े समझ लीजिए। बोलने वाले नहीं है, हम प्रैक्टिकल है। सच्चाई तो दिखती है, सच्चाई है बिल्कुल। मैं जो सच्चाई बता रहा हूँ, आपने बहुत कुछ कागजों में किया होगा, सरकार बदलने के बाद कागजों में हुआ होगा, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हुआ। वही स्थिति किसानों की आज है जो कांग्रेस के टाइम में थी, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं हुआ। तो किसानों को वो एक भी आंकड़ा आप नहीं आप बताओ ना। किसान को बेखाने का काम मत कीजिए। मैं खुद किसान खाद के लिए गोलियां चलती थी इस देश में। खाद के लिए गोलियां चलती के लिए थी। कोई खाद अब रहने दीजिए, क्या अब हमको बता दीजिए क्या आपने किया है। लगा क्या देश में? कृष्ण चौधरी जी, ये जो तमाम सियासत आप देख रहे हैं, इन सियासतों के बीच चाहे राज्य कोई भी हो, सरकारें कोई भी हैं, किसानों के हालात जस के तस हैं। और मेरा बराबर निवेदन रहा है और मैं आज फिर कह रहा हूं कि किसानों के लिए गांव के बीच में उनकी अपनी मंडियां हो, उसमें गोदाम होना चाहिए, उसमें मेरी बात सारी का काम की बात है, ये राजनीतिक बात से काम नहीं चलता है, बहानेबाजी बहुत करते हैं लोग। आपको स्टोरेज देना पड़ेगा, मंडी देनी पड़ेगी, कूलिंग चेन देना पड़ेगा, गांव के बेरोजगार युवाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंस, मार्केटिंग असिस्टेंस और टेक्निकल असिस्टेंस देना पड़ेगा। महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठा रहे हैं, इस पर भी हम बात करें। और यही वजह है शायद कि 27% किसान अब खेती नहीं करना चाहते हैं और 40% किसान कोई और विकल्प हो तो कोई और काम करना चाहते हैं। और कोई भी किसान शायद ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे खेती करें। लेकिन पहली बार क्या ये माना जाए कि किसानों ने अपने खेती के औजार पिघला लिए हैं और उसके हथियार बना लिए हैं और इस तरह का आंदोलन हो गया है? ये गुस्सा क्यों है किसानों में? ये किसानों से ही हम जानने की कोशिश करते हैं, क्यों है इतना गुस्सा किसानों में? मैडम, मैं पहले तो विजय जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये सभी राजनीति लोगों से, कि कब तक किसानों के ऊपर आप राजनीति करते रहेंगे? कब तक इनकी किसानों की बोली बोलते रहेंगे? ठीक है, विजय सोनकर जी, आपसे सवाल जी। और हकीकत तो ये है कि सीमा पर जो जवान लड़ रहा है वो भी किसान का ही बेटा है। तो सीमा पर किसानों के बेटे का खून गिर रहा है और खेतों में किसानों का पसीना गिर रहा है। हम जानते हैं उस दर्द को, लेकिन बावजूद इसके जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बने हैं और अब तक के, उसको एकाएक 2 साल में 3 साल में खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है। और कोई सवाल जी? मेरा सवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है। 70 साल देश को आजाद हुए हो गए। 1917 के चंपारण आंदोलन से मंदसौर का आंदोलन हो गया। प्रति वर्ष किसान गोलियां खाते हैं, चाहे घोड़ी बछेड़ा हो, चाहे और कोई आंदोलन हो। आखिर ये कब तक जाने जाते रहेंगे? और आप पूछना चाहते हैं? अभी सोनकर जी ने बोला प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में, एक सिर्फ सी चीज़ बता दें कि कितना लोगों ने प्रीमियम भरा, किस्तें कितनी भरी प्रधानमंत्री फसल बीमा पे, और उन्होंने कितना उसका पैसा मुआवजा दिया। पूरे उत्तराखंड में 4 करोड़ रुपए इस सरकार ने लिए किसानों से, और जब मुआवजा देने का टाइम आया, जब गेहूं या आम या लीची की फसल मारी गई, तो ये कहते हैं हमारे पास, हम सर्वे करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, हम सैटेलाइट से सर्वे करेंगे। जब इन्होंने प्रीमियम लिया, किस्तें लिया, तो पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं? किसान फसल बीमा का जो पैसा कट रहा है खाते से, और उसका फसल बीमा आज तक नहीं मिला है किसी को भी। और ओलावृष्टि के अब तक के 200 रुपए। किससे सवाल है आपका? मेरा विजय सोनकर। विजय सोनकर शास्त्री साहब, बहुत सारे सवाल आपके लिए। अभी किसानों तक सही बेनिफिशियरीज तक नहीं मिल रहा है उसका लाभ, तो इसके लाभ में केंद्र सरकार कहीं नहीं आती है। इसके लाभ के लिए तो राज्य की सरकारें आती हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो राज्य की सरकारों की तरफ से होता है। सारी चीजों को लागू किया जाए। फेयर नहीं है, राज्य सरकारों से जुड़ा सवाल है, आप मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए। जी बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जिस फसल बीमा योजना को लेकर के विजय सोनकर शास्त्री जी ने जो बातें कही हैं, सच्चाई क्या ये जान लें तो काफी खौफनाक तस्वीर उभर करके आएगी। पूरे देश में 16,161 करोड़ रुपए किसानों ने, राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने बतौर प्रीमियम बीमा कंपनियों को दिए। इनमें 70% वैसे लोगों के
इंश्योरेंस हुए, जिनको बैंकों ने ऋण दिया था वो बैंक किसानों की चिंता कम कर रहे थे, दिए गए पैसे की हिफाजत के लिए उन्होंने उनका इंश्योरेंस कराया। कहा जाता है कि जो अभी सरकार ने कह दिया है कि कर्ज के संसाधन तमाम जो हैं वो राज्य जुटाएं, कुल मिलाकर 4 लाख करोड़ तक ये राशि पहुंचेगी। इतनी राहत के पैकेज तो दूरसंचार उद्योग तक मांगता है, तो उसके लिए क्या राहत दी जा सकती है और किसानों को नहीं दी जा सकती है? मैं फिर वही कहूँगा, ये बिल्कुल ही गलत वे में प्रेजेंटेशन है। आप इस लोन को 2 भागों में बांटें। एक है क्रॉप लोन जो कि लगभग 60-65% होता है, बाकी दूसरा लोन जो है जो टर्म लोन कहते हैं, जो 3 साल से 15 साल तक के लिए दिया जाता है किसानों को या एग्रीकल्चर के। केवल 2 ही तरह के लोन। मैं इसमें कहना ये चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीस्ट्रक्चर, टोटल रीडिफाइन एंड रीस्ट्रक्चर द लोन डेफिनेशन। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। में जाता है। सवाल और कई सारे हैं। किसानों के कर्ज जो हैं वो नासूर बन गए हैं और फिलहाल इस पर माफी, कर्ज माफी का मरहम पट्टी नहीं चाहिए, बल्कि इसे सर्जरी की जरूरत है। सर आपके पास आएंगे, इस बात का पूरा जवाब लेंगे, लेकिन किसानों के मरहम पट्टी की जरूरत नहीं है, कर्ज माफी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मरहम पट्टी है, उनको सर्जरी की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि जब हर फसल के साथ कर्ज घटने के बजाय किसानों का बढ़ने लगे तो फिर किसान क्या करे? गम होता है, गुस्सा होता है, आक्रोश होता है। और क्या ये स्वाभाविक नहीं है? क्योंकि पहले गम का अंजाम क्या हुआ ये हम सब ने देखा है। 1995 से 2015 तक 3,18,528 किसानों ने मौत को गले लगा लिया है। और जब गुस्सा आता है तो किस तरह से दरिया फूट पड़ता है और सारे तटबंध टूट जाते हैं, ये मंदसौर से लेकर तमिलनाडु तक हमने देखा है। लेकिन पीएल पुनिया साहब, सबसे बड़ी बात है कि इल्जाम ये लगता है विपक्ष पर कि जब उस तरह के कुछ हालात होते हैं तो किसानों की समस्या पीछे रह जाती है, राजनीति को हवा विपक्ष देने लगता है। नहीं सारिका जी, ये सही नहीं है। हम किसानों के मुद्दों के साथ में उस आंदोलन को साथ दिए थे। और सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें अगर कर्ज माफ़ करना राज्य सरकारें करें। जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री खुद घोषणा करते हैं तो वो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। और दूसरा, जब उद्योग सिक हो जाते हैं, दे नहीं पाते हैं, तो 3 साल के दौरान में 1,54,000 करोड़ रुपया उद्योगों का माफ कर दिया। तो वो क्यों नहीं कहा गया कि जिस प्रदेश में वो इंडस्ट्री है, सिक हो गई है, तो वो प्रदेश जाने। यहाँ तो जब उद्योगों की बात आती है तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी समझ लेती है। जब किसानों की बारी आती है तो फिर वो पल्ला झाड़, बिल्कुल वो पल्ला झाड़ लेते हैं। शास्त्री से जवाब लेते हैं कि राज्य सरकार जाने। राहुल गांधी ने कहा है कि 1.5 लाख करोड़ भारत के अमीरों का माफ हो सकता है, लोन सरकार कर सकती है, लेकिन किसानों का कर्ज माफी नहीं कर सकती है। शारिका जी, हमारे तो पुनिया जी ये तो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, राज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में भी रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी के रूप में भी काम किए। ये अगर नॉन टेक्निकल बात करते तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल राजनीति की बात करते हैं। आज किसानों के संदर्भ में जो नीतियां हैं, वो नीतियां सेंट्रल से गवर्न नहीं होती हैं, बल्कि वो स्टेट से ही गवर्न होती हैं। लेकिन एक मिनट, पेशेंस, इंटॉलरेंस का विषय तो आप लोग बना ही रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जो उद्योग धंधों की बात होती है, उसमें जो बड़े उद्योग होते हैं उनकी आज भी सेंट्रल से लाइसेंसिंग की पॉलिसी है। ऐसे में अगर उनके लिए कोई निर्णय लिया जाता है तो वो किसानों के निर्णय के साथ जोड़ करके दिखलाने की कोशिश, भ्रमित करना है किसानों को और भी उस्काने की बात है। देखिए, अभी 4 दिन पहले जो निर्णय हुआ था शारिका, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ था, जो सब्जेक्ट पर आप डिस्कस कर रही हैं। 4 दिन पहले निर्णय हुआ था कि देश में किसानों को 4% के दर पर लोन दिए जाएंगे और उनका जो पूरा लोन क्या पहले नहीं था? ब्याज बनेगा। शास्त्री जी बता दीजिए, 5% क्या पहले नहीं था? आप सुनिए, ये अभी नहीं था। यूपीए सरकार के दौरान में तो 4% के ऊपर तो कह रहा हूं नहीं था, लेकिन आप लोगों ने उसको वापिस कर लिया। आप बताइए, आप चुपके वापिस कर लिया। आप मुझे बता दीजिए कि यूपीए सरकार के दौरान में एग्रीकल्चर पर परसों क्यों निर्णय लेने की जरूरत पड़ी? परसों ये निर्णय हुआ है, आपने वापिस कर लिया। अब पुनिया जी, अगर वापिस कर लिया, अगर शोर करने से सच्चाई दब सकती है तो हम लोग भी बहुत शोर कर सकते हैं। शोर और सियासत इस पर होती रहेगी। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आप कहां थे? अगर वापस हुआ तो आप कहां थे? आपके नेता राहुल गांधी संसद में सो रहे थे क्या, या ननिहाल गए हुए थे?
देखिए आपके चलिए वीरपाल जी, यहाँ ननिहाल और संसद और उसमें उलझ कर रह जाएगी बात, लेकिन एक बात बोली, एक मिनट सर, किसान नेता से भी उनका पक्ष जान लेते हैं वीरपाल जी। लेकिन एक बात बताइए, जब उत्तर प्रदेश में किसानों का आलू सड़कों पर सूख गया, जब सर्दियों में पंजाब में किसानों ने टनों टमाटर सड़क पर फेंक दिया, कहते हैं कि फसल जो है वो किसानों के बच्चे की तरह होती है और अपने हाथों से इस तरह फेंक देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, इस दुख और दर्द को कौन समझता है? नहीं, इस दुख दर्द को अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी दिखाया जा रहा है कि दूध डाला जा रहा है रोड के ऊपर, फसलें जो है वो ट्रॉली की ट्रॉली रोड पर डाली जा रही है। किसान कभी भी अपनी फसल को ऐसे नहीं कर सकता, चाहे वो 50 पैसे किलो बिके, चाहे वो 1 रुपया किलो बिके, किसान को बहुत दर्द होता है। ये सारी साजिशें हैं, दिखाने के लिए है। अभी पूनिया जी कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ आंदोलन में शरीक रहे। मैं कहना चाहता हूं, जब आंदोलन शुरू हुआ, जब तक आदमी वहां नहीं मरे, जब तक किसानों की जो है गोलियों से हत्या नहीं हुई, तब तक ये लोग उससे पहले कहां चले गए? उससे पहले साथ में क्यों नहीं बैठे? गलत कर रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं? 4% की सुनिए पूनिया जी, आप सुनिए, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं किसान हूं। झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। आप पहले कहते, जो आपने वहां टेंट लगा के धरना दिया है, जो भूख हड़ताल शुरू की है, वो पहले क्यों नहीं कर दी? पहले आप क्यों नहीं बैठ के? और आप 4% की बात कर रहे हैं। मैं फुलकर जी को कहना चाहता हूं, 4% तो पहले से ही है। जो किसान समय से पैसा जमा कर रहा है, अपने टाइम से पैसा जमा करता है, 4% पे ही है। 7% उसको लगता है जिसका टाइम निकल जाता है। नहीं, सवाल ये सब बेखाने की बात है। वीरपाल जी, एक सवाल और उठ रहा है। वीरपाल जी, सवाल और उठ रहा है कि क्या किसान आंदोलन जो है वो फंडेड है? किसान आंदोलन जो है वो फंडेड है? मैंने आपकी सारिका जी क्या कोई फंड कर रहा है? आपने कहा कि किसान बच्चे की तरीके से फसल पालता है, वो बच्चे से भी ज्यादा पालता है। कई बार बच्चे को नेगलेक्ट करता है, पानी चलाने के लिए खेतों में जाता है। लेकिन ये भ्रमित करने की बात है कि किसान रोड पर फसल डाल रहे थे, किसान अपनी फसल जला रहे थे। ये सारा नाटक होता है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। किसान पिसता है उसमें, जिसको जो प्रताड़ित है उसको राहत नहीं मिलती। नेता लोग और ये विपक्ष और पक्ष करके राहत नहीं मिलती। केंद्र की बात स्टेट की बात है, ये केंद्र की बात है ना स्टेट की बात है, ये किसानों की बात है, किसानों के हितों की बात है। सर कृष्णवीर जी, कोई लड़ाई लड़ने कृष्णवीर जी से भी एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ ये इस बात हो रही है कि इस आंदोलन को ये भड़का रहा है, ये इसका फायदा उठा रहा है, लेकिन किसी आंदोलन को तो तभी भड़काया जा सकता है ना, गुस्सा तभी भड़काया जा सकता है जब किसानों का पेट भूखा हो। कहते हैं भरे पेट को कोई भी नहीं परेशान कर सकता और कोई भी नहीं भड़का सकता है। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना सर? बात ऐसी है, विभाग क्या केंद्र सूची में आता है या राज्य सूची में आता है? राज्य सूची, सरकार पूरे देश की होती है, समर्थन मूल्य आएंगे सर आपके पास आएंगे राज्य सूची। लेकिन कृष्णवीर जी ये बताइए, बात ऐसी है सारिका जी कि आंदोलन जो है इसकी जो तैयारी हुई थी स्थानीय स्तर पर सोशल नेटवर्किंग साइट से शुरू की गई थी। हमारे कई लोग हैं जो हमारे साथी हैं, उन्होंने बहुत साधारण तरीके से बात रखी थी और मेरी उनसे बराबर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि साहब हम लोग जो है सब्जी और फल और दूध को बाजार से बहिष्कार करेंगे और हमारा ये आंदोलन है बाजार के बहिष्कार का। और बाजार के बहिष्कार की बात को किस तरह से राजनीतिक रूप दे के हिंसा में परिवर्तित कर दिया, उसमें कहीं किसानों के स्थानीय लोगों का कोई वास्ता नहीं था कि अधिकारियों को पीट के भगाया। ये राजनीति जो है ये दुर्भाग्य है, किसानों के आंदोलन को नुकसान पहुंचा है, इससे पूरी तरह से जो एक बार फिर से अपना सवाल कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो भी समर्थन मूल्य जो है का घोषित करती है, क्या मंडियों मतलब सरकारी एजेंसियां या मंडियां उपलब्ध है? किसान कहाँ दे? किसान तो फेंकता है बिचौलियों में जो है का आधे मूल्य से भी कम में मूल्य मिल पाता है। बिल्कुल, किसानों का की फसल मंडियों तक पहुंचती है और बिचौलियों का फायदा उठता है। आप में से कोई सवाल करना चाहता है? मेरा कहना ये है कि एक पानी का प्लांट लगाने वाला अपनी 750 ग्राम की बोतल का रेट खुद तय करता है। किसान अपनी फसल का रेट तय नहीं कर सकता है जी, उसका भी सरकार ही तय करेगी, चाहे वो किसान है या नहीं है। आप में से भी कोई सवाल पूछना चाहता है? कोई किसानों के नाम पर जो राजनीतिक नेता राजनीति कर रहे हैं, किसान अगर अपने गुस्से पर आ गए ना, जिस प्रकार पीएल पूनिया जी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे हमारे किसान नेता के प्रति, किसान अभी सोया हुआ था लेकिन अब किसान जाग गया है और किसान एकजुट होकर जो ये नेता किसानों के नाम पर कर्ज माफी के नाम पर चाहे किसी लोन के माफ पर राजनीति कर रहे हैं, किसान ऐसे रूप में आ गया है कि किसान अब एकजुट होकर इन नेताओं को जवाब देगा कि किसान के नाम पर राजनीति कैसे की जाती है। चलिए पीएल पुनिया साहब, सवाल विपक्ष से भी है कि एक तरफ सरकारें समझ नहीं पा रही है और विपक्ष से बुरा पारसोल में जब भट्टा पारसोल में
किसानों पर गोली चलती है तो राहुल गांधी पहुंचते हैं, कांग्रेस पार्टी पहुंचती है। जब उनके संविधान लैंड एक्विजिशन एक्ट को संशोधन करके नया कानून बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों देते हैं? देखिए राजनीति आप लोग कर रहे हैं, फिर राजनीति आप लोग कर रहे हैं जो उनको शुद्ध रूप से किसानों के साथ है, किसानों की मांगों के साथ में, और उनको इस तरह से में फोटो खिंचाने के बाद चलने का बाहर जाते हैं। जब महाराष्ट्र का बहिष्कार महाराष्ट्र में हम आपको घुसने नहीं देंगे, जब महाराष्ट्र में गोली चलने के बाद नहीं घुसने देंगे, मध्य प्रदेश में गोली चलने के बाद नहीं घुसने देंगे, आपको गोली चलने से पहले संविधान पढ़ना पड़ेगा। अब जनता आपको दौड़ाएगी, किसानों का साथ दिया। तब होता जब आपकी इस यात्रा से किसानों को कोई फायदा होता। गोली चलने के बाद नहीं, किसानों के लिए आपकी यात्रा से किसानों को फायदा होता। जी विजय सोनकर शायद गुस्सा यहाँ पे किसानों का नजर आ रहा है। जिस तरह से विचलित हो रहे हैं, चलने के बाद ही मैं आपको बता नहीं वही तो पूनिया जी जिस तरह से आक्रोश जारी व्यक्त कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि चोर के दाढ़ी में कोई तिनका हो। इन लोगों ने स्पॉन्सर ढंग से जो आंदोलन चलाया वो चलिए सर, इसे भी राजनीतिक जुमलों में और राजनीतिक झगड़ों में इतना सेंसिटिव मुद्दा ना गुम हो जाए। किसान मर रहे हैं और किसान वाकई परेशान हैं। इसे कृषि मेडल वाले राज्य के तमगे से ना तौलें, इसे किसानों की समस्या से तौलें। तो एक बात तो साफ है कि जंतर मंतर से लेकर मंदसौर तक जो भी हो रहा है हर सरकार जिम्मेदार है, कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं है। और दूसरी बात भी साफ है, हमें और मंदसौर नहीं चाहिए, हमें और किसानों की मौत नहीं चाहिए, चाहिए तो बेहतरी चाहिए। और तमाम मेहमान जो हमारे साथ हैं उनसे हम यही जानना चाहेंगे कि क्या वो सजेशन है। राजनीति तो बहुत हो गई है सर, उलझ भी बहुत रहे हैं इस बात को लेकर हम एक दूसरे से, लेकिन सवाल एक जो सोल्यूशन है वो कहाँ से आएगा। सबसे पहले हम आपसे किसान नेता से ही शुरू करते हैं, वीरपाल जी। मैं कहता हूं जो मंडियां हैं उन्हीं मंडियों में बिचौलियों को दूर किया जाए, जैसे आरटीओ ऑफिस से जो है, क्योंकि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होते हैं वहां से सारे बिचौलिए हटा दिए गए, तो क्या मंडियों से बिचौलिया नहीं हटा सकती सरकार? किसानों के बीच में से जो है बिचौलिया को दूर किया जाए और किसानों के लिए भंडारण की व्यवस्था गांव में शीतगृह बनाए जाए, किसान की फसल का वाजिब मूल्य मिलेगा, सही दाम मिलेगा। रोजगार के जो उपाय होने चाहिए या गैर कृषि क्षेत्रों में भी अब किसानों और उनके बच्चों के लिए रोजगार के उपाय होने चाहिए, कृषि पर निर्भरता बहुत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये तो सही है कि उनके बच्चों को बाहर होना चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में यदि देखें तो किसानियत छूटती जा रही है। पहले 5%, 4%, 2%, अब तो 1.5% लोग रह गए। क्या सरकारों को दूरदर्शी सोच रखनी होगी? सरकारों को दूरदर्शी सोच नहीं, सरकारों को बाजार में किसान को हिस्सा देना जरूरी है। जब तक हिस्सा नहीं मिलेगा उसका भला नहीं हो सकता। आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं आप, बिचौलियों को हटाइए। जब तक बिचौलिए रहेंगे किसानों का शोषण होगा। पुनिया साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। जहां 58% किसान भूखे पेट सोते हैं, अनशन की राजनीति से उनको क्या फायदा? आप अगर कोई रिकमेंडेशन दे तो वो क्या होगा राजनीति के अलावा? देखिए सही बात कही। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि MS स्वामीनाथन जी ने फार्मूला बताया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, उसको लागू किया जाना चाहिए। और केवल प्राइस फिक्स करने के साथ साथ ये जरूरी नहीं कि उसी दाम पे सब जगह व्यवस्था हो जाए, उसकी पूरी व्यवस्था हो जाए राज्य सरकारों की, केंद्र सरकारों की। जो पीएल पुनिया साहब कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है उसको पूरा करना चाहिए, क्या जिम्मेदारी पूरा करेगी सरकार? क्या स्वीकार करेगी सरकार कि वाकई किसान हताश है? देखिए सारिका जी, हमारे देश में कुछ नेता और कुछ एग्रीकल्चर साइंटिस्टों ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए। हम एक रिकमेंडेशन को जरा ज़्यादा महत्व देना चाहता हूं, वो है चौधरी चरण सिंह ने जब ये कहा कि पर एकड़ जो किसानों का जनसंख्या ज़्यादा है उसको हम कम करेंगे और उनको कृषितर कार्यों में लगाएंगे। क्या जो वादा किया है सीधे किसान ये जानना चाहता है? वादा किया है कि दोनों कर देंगे, चीजों को हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को देखा है। कब तक कर देंगे? और प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने तमाम ऐसी योजनाओं को जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ योजनाओं के जाने का कृषि में क्षेत्र में जो किसानों के बेटे हैं कोई योजना नहीं है, हुआ योजना, ये कोई योजना नहीं है, रिकमेंडेशन किया कोई योजना। और उन्होंने देश को कृषि क्षेत्र के साथ साथ लघु उद्योग, कृषि ठीक है सर, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि योजनाओं के साथ जोड़ करके खड़ा करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। जल्दी से इस बात को पूरा देश मानता है
और आज चलिए, देश जो जानना चाहता है, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि कब तक दोगुनी आय हो जाएगी। राजीव रंजन जी, आप जल्दी से अपनी बात कहिए। मेरी बात तो पूरी बड़े सवालों पर अगर सारिका जी रीजनल पार्टीज की हैसियत केवल यही है अगर कि हम लोग कोरस में बोलते रहे तो मुझे लगता है इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह से उलझते रहेंगे और इस तरह से हंगामे, फिर किसानों की समस्या हर बार डूबती रह जाएगी। लेकिन सरकारों को यह समझना होगा, जब किसान हताश होते हैं तो खुदकुशी करते हैं, लेकिन जब संगठित हो जाते हैं तो आंदोलन करते हैं, और इस तरह के आंदोलन से बड़ी बड़ी सरकारें हिल चुकी हैं। सरकार को यह समझना होगा। इंडिया बोले में फिलहाल इतना है।